हम एग्रीकल्चर को स्टेज वाइज चुने। तो पहली चीज तो ये है कि अगर सरकार इन्वेस्टमेंट करते हैं इरिगेशन में, पहला इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करे। अब कैसा इन्वेस्टमेंट इरिगेशन फैसिलिटी में, तो एक डिमांड साइड जिसको हम कहते हैं कि यूजेस को कंट्रोल करें, लोगों को सिखाएं कि भाई कैसे वेस्टेज ना करो, ड्रिप इरिगेशन जहां हो सके यूज कर सकते हैं या स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज कर सकते हैं। दूसरा, लोगों को ये बताएं कि आप वही क्रॉप ग्रो करिए जो आपके एरिया के लिए सूटेबल है, तो एक्सेस वाटर नहीं यूज करना होगा। और एक है सप्लाई साइड। सप्लाई साइड का मतलब हुआ जैसे चेक डैम्स बनाए गाँव में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स बनाए गाँव में, ये दूसरी चीज हो गई। तो सप्लाई साइड कहते हैं इसको। तो एक तो इरिगेशन पे ध्यान दें, दूसरा हम ध्यान दें अपार्ट फ्रॉम इरिगेशन क्रॉप प्रोटेक्शन पे, फेंसिंग ऑफ द फील्ड, ये सरकार मदद कर दे किसान की, उनको छोटे लोन दे दे। तीसरा, हम उनको मदद कर सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन सीड एंड सॉइल, राइट, कि सॉइल के न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, ताकि उनको फर्टिलाइजर कम यूज करना पड़े, तो सही सॉइल के न्यूट्रिएंट पता हो। सीड्स के पर्टिकुलरली तरीके से डेवलप किए जाए ताकि वो सीड बेटर प्रोडक्टिविटी दे किसान को, क्योंकि देखिए हाई इनकम आती है हाई उत्पादकता से। राइट, मैं आपकी इसी बात पर आ रहा हूँ कि दो तरीके हैं। एक तो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ा दीजिए, दूसरा प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए, प्रोडक्शन का वॉल्यूम बढ़ा दीजिए और प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ा दीजिए। यस, अगर कैपेसिटी और प्रोडक्शन बढ़ गया तो एक तो प्राइसेस अंडर कंट्रोल होंगे, तो कंज्यूमर पर बोझ नहीं आएगा। दूसरा, फार्मर्स की इनकम बढ़ जाएगी। वाटर स्कैरसिटी हो रही है। अभी हमने बेंगलुरु का केस देखा, मुंबई में लोग यही बात कर रहे हैं, इधर अब दिल्ली गुड़गांव में यही बातें हो रही हैं। सो जो हमारे वाटर रिजर्वायर्स हैं उनके अंदर एटलीस्ट 10 to 15% जब टेम्परेचर राइज होता है तो इवेपोरेशन ज्यादा होने की वजह से देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर in our water reservoirs, which are creating water scarcity, which will be around 10 to 15%. वाटर स्टोरेज और वाटर कंजर्वेशन की अगर हम बात करें, वी आर स्टोरिंग द रेन वाटर इन डैम्स और इन द वाटर रिजर्वायर्स और percolating that water going underground and this earth surface remains moist. तो जब ये सनलाइट एनर्जी फॉल होती है मॉइस्ट एयर में, तो वो हीट में जल्दी कन्वर्ट नहीं हो पाती, क्योंकि जो हमारा हीट दिख रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द शॉर्ट वेव ऑफ द सनलाइट इज कन्वर्टेड इनटू द लॉन्ग वेव आफ्टर हीटिंग द सॉइल। लेकिन अगर उस सॉइल का हीटिंग ही कम कर दें, जैसे प्लांटेशन करके ट्री की प्रेजेंस की वजह से उसका हीट जनरेशन ही कम कर दें, दैट इज द बिगेस्ट सिंक, हम एनर्जी को वहां पर रोक दें। तो एक तो प्लांटेशन बहुत मास स्केल पे, दूसरा अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज थ्रू द परफोरेशंस अलाउइंग द रेनफॉल वाटर गोइंग अंडर डाउन एंड ब्रिंगिंग द वाटर टेबल अप, तीसरा क्रिएटिंग द बिग वाटर रिजर्वायर्स, बिग वाटर बॉडीज, ये हो गया। चौथा, ब्रिंगिंग आउट द आर्टिफिशियल मैकेनिज्म टू मिनिमाइज द एनर्जी कंजम्पशन, एंड दैट इज वन। इंडियन सब कंडीशंस में इंडिया का हीट होना जरूरी है for a certain region to attract the monsoon, but overheating that will increase sir severity of rainfall. Right. अब definitely कोई भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि nothing is bad, only the change beyond threshold is bad. तो अभी प्री मानसून सीजन में एक्सेसिव हीटिंग हुई, इससे परेशानी है। अब मानसून में क्या होगा, ज्यादा मॉइस्चर आएगा, हैवी रेनफॉल होगा, फ्लडिंग होगा, उससे प्रॉब्लम है। तो इसी को बोलता है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर इंक्रीजिंग। अति करना मुश्किल है, मतलब अति करना नुकसान है, अति नहीं होना चाहिए।